जैसा कि हम पहले पिछली क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड फिक्सेटिव्स जो है, फिक्सेटिव्स का जो हम यूज़ कर रहे थे वो डिफरेंट टाइप के हम फिक्सेटिव्स को देख रहे थे कि कैसे कौन कौन से फिक्सेटिव क्या क्या काम में आते हैं। ठीक है, उस हिसाब से जब हम देखना स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले लिया था काम में फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन को हमने पढ़ते पढ़ते एक चीज़ देखा था, इसका एक ड्रॉबैक था क्या कि ये जो फॉर्मेलिन है इसमें अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को रखते हैं ना तो उसका कलर, उसका जो आउटर मॉर्फोलॉजिकल स्किन के जो कैरेक्टर्स है वो सारे क्या हो जाते थे, रिमूव हो जाते थे, मतलब वो गल जाते थे एक तरह से। तो वो फिर दोबारा स्टडी करने लायक नहीं रहते थे। लंबे टाइम तक अगर हम किसी स्पेसिमेन को फॉर्मेलिन में डुबा करके रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और मॉर्फोलॉजी उनकी स्टडी करने लायक नहीं रहती। उनके एक्सटर्नल फीचर्स जो है वो हम उसको ढंग से स्टडी नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमने देखा था कि अल्कोहल को भी हम यूज़ में ले सकते हैं फिक्सेटिव की तरह। और अल्कोहल में जैसे हम उनके अगर अल्कोहल में किसी ऑर्गेनिज्म को रख रहे हैं तो उसमें उसके कलर को, उसके बॉडी शेप को, उसके बॉडी के बाहर जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ठीक है, उसको हम प्रिजर्व करके रखने के लिए, उसको ख़राब ना होने देने के लिए हम क्या कर रहे थे, उसके अंदर 1 टीस्पून ग्लिसरीन मिला के रख रहे थे। जिससे क्या होगा कि उसकी जो बाहर का जो उसका एक्सटर्नल कलर है वो कलर चेंज नहीं होगा, वो कलर उसका वैसे के वैसे रहेगा। एक तो ये काम हुआ था। और बाकी क्या हो रहा था, मतलब उसकी जो एक्सटर्नल स्किन है, स्किन के ऊपर जितने भी कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं जिनसे अपन उसकी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको, ठीक है, वो भी सारे क्या होंगे, वो भी सारे प्रिजर्व रहेंगे, फिर वो ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हम अल्कोहल को और आगे देखते हैं तो पता चलता है क्या कि जैसे अगर हम इनवर्टिब्रेट्स को अगर हम स्टडी के लिए काम में लें, इनवर्टिब्रेट्स को अगर हम प्रिजर्व करने जा रहे हैं, ठीक है, या मतलब और भी कोई जनरल बॉडी टिश्यूज़ है जैसे हिस्टोलॉजिकल टिश्यूज़ है, उन सब को अगर हम प्रिजर्व करने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए ना एक रिएजेंट या एक फ्लूइड काम में लेते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोइंस फ्लूइड। बॉइंस फ्लूइड, ठीक है। बॉइंस फ्लूइड होता क्या है, तो बॉइंस फ्लूइड होता है हमारा 70 पार्ट तो उसका होगा सेचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड, 75 पार्ट तो उसमें मिला होगा पिक्रिक एसिड, ठीक है। और 25 पार्ट जो है उसका वो होगा 40% फॉर्मेलिन, और कुछ अगर हम मिलाना चाहें तो 5 पार्ट क्या मिला सकते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। ये सारा मिला करके जो है हमारा पूरा फॉर्मूला होगा किसका, बोइंस फ्लूइड में क्या क्या आ गया, 75% तो अपना सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड, ठीक है, एक्वस पिक्रिक एसिड। 25 पार्ट या 20 पार्ट हम ले लेते हैं 40% फॉर्मेलिन, और अगर हम 5 पार्ट लें तो वो किसका ले सकते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का ले सकते हैं, ठीक है। और इसको फिक्सेशन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे डाइसेक्शन प्रिजर्व एनिमल का कोई डाइसेक्शन लिया हुआ है हमने, ठीक है, उसको फिक्सेशन के लिए एटलीस्ट 12 आवर्स तो लगेंगे हमारे। अगर उसको फिक्स करना है ना हमें तो उसको लिए कितना टाइम चाहिए, हमें एटलीस्ट 12 आवर्स चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले हम उसको क्या करेंगे, प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले उसके जो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है वो हमें करनी पड़ेगी। डिहाइड्रेशन के लिए जैसे अल्कोहल से धोना, ठीक है, अलग अलग अल्कोहल सीरीज से उसको वॉश करना, पहले 30% से करेंगे, फिर 50% से करेंगे ऐसा। और जो एक्सेस वाटर है उसको पहले ही रिमूव करा देंगे, और बाकी जो बच गया उसको भी क्या करेंगे, हम वॉश करके रिमूव करा देंगे, ठीक है। उसका पहले डिहाइड्रेशन कराएंगे, उसके बाद उसको फिक्स कर देंगे। तो फिक्सेटिंग के लिए हम कौन सा वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्सेटिव है वो हमारा कौन सा है, बॉइंस फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद हम जो स्पेसिमेंस है हमारे उनको कूलिंग में भी प्रिजर्व कर सकते हैं, किसी रेफ्रिजरेटर में भी, या कोई कूल्ड एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई एक स्पेसिमेन लिया हमने, उसकी स्किन को हमने रिमूव किया, ठीक है, स्किन को हम रिमूव करके क्या कर रहे हैं, इंसुलेट करके उसको फ्रीजिंग में, कूलिंग में या फ्रीजिंग में रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर उसको
जब हम कूलिंग में या फ्रीजिंग में रख देते हैं तो एक काम तो हमारा हो जाता है ड्राई करने का। ड्राई करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले से ही वो मटेरियल क्या होता है थोड़ा ड्राई हो जाता है। फ्रीजिंग के बाद में हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए उसको ले जाते हैं, ठीक है। प्लान करके हम कोई भी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन उसका कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टोर कैसे करते हैं कलेक्शन को। अभी तक तो हमने क्या किया, कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उसको प्रिजर्व किया, उसके बाद हम उसको स्टोर कैसे करें। तो स्टोर करने के लिए ना उसको कुछ कंटेनर्स ले करके या कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जो है उनको हम किसी बोतल में भी रख सकते हैं। जैसे छोटे इन्वर्टिब्रेट हैं तो उनको हम किस में रख सकते हैं, किसी बोतल में भी रख सकते हैं, ठीक है। और कोई बड़ा हो या मतलब जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हो तो उनको कैसे रखेंगे फिर, तो उनको रखेंगे कंटेनर्स में, ठीक है। बोतल में फॉर्मेलिन डाल देंगे, फॉर्मेलिन या कोई प्रिजर्वेटिव डाल देंगे, ठीक है। और उसके अंदर उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, जिससे कि वो क्या हो, लंबे टाइम तक खराब ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, लेबलिंग की। लेबलिंग कैसे करते हैं। लेबलिंग के लिए पहले स्पेसिमेन जो है उसका हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स की स्टडी। कैरेक्टर्स की स्टडी करने के बाद उसके लेबल पर जो अटैच करते हैं हम वो क्या क्या होते हैं, एक तो उसका हैबिटाट, ठीक है। एक तो उसका हैबिटाट हम उसके ऊपर लिखेंगे कि हैबिटाट इसका कैसा था, मेराइन था, फ्रेश वाटर हैबिटाट था या टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का है या बोथ, दोनों में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा मतलब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में पाया जा रहा है, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो उसका हैबिटाट लिखेंगे, फिर उसकी लोकेलिटी एंड उसकी डेट, जब उसको हमने कलेक्ट किया है उस स्पेसिमेन को तब की डेट लिखेंगे, ठीक है। वो तो हो गया। उसके बाद उसका कलेक्टर, जिसने उसको कलेक्ट किया है उसका नाम भी हम यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। ये सारे के सारे लेबलिंग हम इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग डाटा है उसको हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग डाटा क्या क्या है हमारे पास, एक तो ज्योग्राफिकल लोकेलिटी, एक डेट, एक स्टेज कि वो कौन से वाले स्टेज में है, डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में चल रहा है, लार्वल स्टेज में है तो लार्वल स्टेज लिख देंगे, अगर एडल्ट स्टेज में तो एडल्ट स्टेज में लिख देंगे। और उसके साथ के साथ में वो कौन सा सेक्स है, कौन सी सेक्स उसका है, या तो मेल है या फीमेल है, ठीक है, मैच्योर है या इमेच्योर है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिख देंगे स्टेज में, ठीक है। एल्टीट्यूड और डेप्थ कि वो कितनी ऊंचाई से हमने लिया है या डेप्थ में से हमने लिया है। अगर सी में से हमने उसको कलेक्ट किया है ना, ओशियन में से हमने उसको कलेक्ट किया है तो क्या करेंगे, डेप्थ, कितनी डेप्थ से हमने उसको उठाया है, ठीक है। और अगर हम उसको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से कलेक्ट कर रहे हैं तो सी जो लेवल है हमारा, ओशियनिक लेवल जो है, वाटर लेवल, उससे कितने ऊंचाई पे हमने उसको कलेक्ट किया है, वो सारा एल्टीट्यूड एंड डेप्थ ये डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद होस्ट, अगर वो पैरासिटिक एनिमल है तो उसका क्या लिखेंगे, होस्ट, कि वो किस होस्ट में रहता है। जैसे हेलमिंथ की अगर बात कर लें तो हेलमिंथ किस में रहता है, ह्यूमन में रहते हैं कुछ हेलमिंथ, तो उसका होस्ट लिख देंगे अपन कि होस्ट कौन है, ह्यूमन, ठीक है। वो हो गया ये तो हो गई ये वाली बात है। और उसके अलावा क्या लिखते हैं, नेम ऑफ कलेक्टर एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारी चीज़ें हम यहाँ पर डाटा की रिकॉर्डिंग में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी तो करना है, उसी के बाद में तो हम उसको क्लासीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन हम जो करते हैं उसको जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स है आइडेंटिफिकेशन के, उन आइडेंटिफिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को हम यूज में लेते हुए उस कलेक्शन को क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिया उसको, उसके बाद क्या करेंगे, क्यूरेटिंग ऑफ कलेक्शन। क्यूरेटिंग कैसे करते हैं, तो क्यूरेटिंग के लिए ना उस जो स्पेसिमेन है, ठीक है, उसको मतलब इस कलेक्शन को अगर क्यूरेट करना है हमें तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक्सपर्टाइज, मतलब उस काम में हमें क्या होनी चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद उसके नॉलेज होना चाहिए उसका और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहली बात तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या होना चाहिए, ये क्यूरेटिंग करने के लिए हमारे पास ये वाली नॉलेज होनी चाहिए, उस क्यूरेटिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। मास्टरी हमने की हुई हो, ठीक है, उस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल। जैसे हमने बात की थी कि
जो कुछ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको हमने प्रिजर्व तो कर लिया था किसमें, फॉर्मेलिन में और अल्कोहल में, ठीक है, पर हमें अगर एक स्पेशल नीड होती है तो हमने बात की थी कि हम मटेरियल और प्रिपेयर कर सकते हैं, स्पेशल नीड के हिसाब से हम मटेरियल और प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो मटेरियल कैसे प्रिपेयर करते हैं, सर्टेन मटेरियल्स को रेडी कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्या ले लिया, फील्ड में से हमने लिया बर्ड्स या मैमल की स्किन ले ली, ठीक है। इसको हम क्या करें, अब अल्कोहल में प्रिजर्व करना चाहते हैं तो अल्कोहल में हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। पर जैसे हमने ले लिया इंसेक्ट, कोई इंसेक्ट ले लिया, ठीक है, इसको हम ना अल्कोहल में या कोई लिक्विड में प्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इसको अल्कोहल में या कोई लिक्विड में डाला तो इसका जो बाहर वाले जो फीचर्स है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, उस लिक्विड के अंदर गल जाएगी, खराब हो जाएगी, उसको हम दोबारा स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको अब क्या करें, उसके अंदर कोई ऐसा लिक्विड प्रिजर्वेटिव दूसरा बना सकते हैं क्या, जिसके अंदर उसको मतलब उसका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो खराब ना हो, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ड्राई ही प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राई प्लेस करने की कोशिश करेंगे हम, कैसे करेंगे, तो जो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट होते हैं उनको हम पिन कर देते हैं, पिन लेकर के उनको पिन कर देते हैं, ठीक है। और उनके जो विंग्स होते हैं या टेक्सोनोमिकली इम्पोर्टेंट जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जैसे जो इंसेक्ट होते हैं वो उड़ते टाइम क्या करेंगे, अपने विंग्स को फैला लेंगे, पर जब वापस बैठे रहेंगे नॉर्मल तब भी क्या वो विंग्स को फैला के रखेंगे क्या, नहीं, उस टाइम पे वो फैला के नहीं रखते। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो सिकोड़ के रखते हैं अपने विंग्स को। तो अब क्या करें हम, उन विंग्स को भी हमें दिखाना है, विंग्स को क्या करें, स्प्रेड कर दो एंड देन उनको पिन कर दो, ठीक है। बटर इसके में हम क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई हो गई, मोथ हो गए एंड सम ग्रास होपर्स हो गए, इनको हम क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। और कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, किसके अंदर, अल्कोहल और फॉर्मेलिन के अंदर, जिनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब जल्दी से गायब नहीं होते, डिसअपियर नहीं होते, अल्कोहल और फॉर्मेलिन में रखने पर उनको हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मेलिन और अल्कोहल के अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं उनकी स्टडी के लिए, ठीक है। तो उसके बाद तो ये चीज़ हो गई किस चीज़ की, प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी हाउसिंग की, हाउस कैसे करेंगे, इनको अंदर रखेंगे कहाँ पर हम, ये भी तो जरूरी है। अभी तक हमने कलेक्शन तो कर लिया, कंटेनर में उसको स्टोर भी कर लिया, अब रखे कहाँ, ऐसी जगह होनी चाहिए ना जहाँ पर वो मतलब बरसात से बची रहे, ठीक है, फायर से बची रहे, ऐसी चीज़ों से जो मतलब प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे तो बची रहे। साथ के साथ में क्या होना चाहिए, जो आर्टिफिशियल जो भी है जैसे कि फायर वगैरह, ये भी सारे क्या होने चाहिए, इनसे भी बची हुई रहनी चाहिए। तो ऐसी जगह है चुनेंगे हम कौन सी वाली, जो फायर प्रूफ हो, ठीक है, एंड डस्ट प्रूफ हो। मैन तो यही जो दो चीज़ देखेंगे हम, कौन कौन सी, एक तो फायर प्रूफ और एक डस्ट प्रूफ। डस्ट वहाँ अंदर नहीं जानी चाहिए और एक फायर वहाँ नहीं लगनी चाहिए। ऐसी जगह को हम अपने रिसर्च के कलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट तरीके से चुनेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो उसको ना ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर एयर कंडीशन हो, जिस बिल्डिंग में एयर कंडीशन होगा वहाँ पर रखेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो बैक्टीरिया इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा टेम्परेचर कम होने के कारण, और इनको डिग्रेड नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको सबको एयर कंडीशनड जगह पर या एयर कंडीशन बिल्डिंग में रखते हैं, ठीक है। जो रैपिड चेंजेस होते हैं ना ह्यूमिडिटी में, टेम्परेचर में, वो सारे क्या होते हैं, स्पेसिमेंस के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। जितने भी रैपिड चेंजेस होते हैं, जैसे एकदम से ठंड आ गई, फिर एकदम से गर्मी आ गई, फिर एकदम से ठंड आ गई, फिर एकदम से गर्मी आ गई, तो ये सारे जो रैपिड चेंजेस है ना टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, ये सारे क्या है, हार्मफुल है म्यूजियम के स्पेसिमेंस के लिए, ठीक है। तो इनको ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर एयर कंडीशन पहले से ही हो, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या रहेगा, अब फिक्स रहेगा। हम उस एयर कंडीशन की हेल्प से टेम्परेचर को क्या करके रखेंगे, फिक्स। एक तो ये हो गया। दूसरा, बैक्टीरिया अपना वर्क नहीं कर पाएगा कम टेम्परेचर होने के कारण इतना इफेक्टिव, ठीक है। तो वो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको
प्रिजर्व कर सकते हैं। दो कारण हो गए, एक तो रैपिड जो चेंजेस होते हैं वो स्पेसिमेन के लिए हार्मफुल होते हैं, दूसरा बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं। तो उन बैक्टीरिया को और रैपिड चेंजेस को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, म्यूजियम में लगा देंगे एयर कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस म्यूजियम को हम क्या कर देते हैं, इंसेक्ट प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि जो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी बाहर की डिजीज़ वगैरह जितनी भी आती है, जो भी आती है वो कहाँ से आती है, इंसेक्ट के थ्रू आती है। जैसे अगर हम अपने घर की भी बात करें तो वहाँ पर भी जितनी भी डिजीज़ से रिलेटेड जो बैक्टीरिया और पैथोजेंस जो भी है वो लेके आता है, वो कौन लेके आता है, या तो हाउस फ्लाई, मक्खी, या फिर मच्छर। अगर हम इनको ही रोक दें तो वो डिजीज़ हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, घर में अंदर नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर हो गया क्या कि अगर हम म्यूजियम में उसको इंसेक्ट को नहीं आने दें, इंसेक्ट प्रूफ बना दे, तो क्या होगा, तो वो डिजीज़, जो भी डिजीज़ से रिलेटेड बैक्टीरियाज है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे, तो वो सारे इनको डिग्रेड भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हाउसिंग के लिए हम ध्यान में रखते हैं। उसके बाद जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है ना, ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें बहुत ज़्यादा हम रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जैसे एक्सचेंज किया, किसी को हमने दे दिया, कोई चीज़ हमने दे दी किसी को, तो उसका क्या करना पड़ेगा, अब हमें रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसका रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा। तो इतना बड़ा रिकॉर्ड कौन लेके आए कि मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लिखते बैठे रहें कि हाँ ये वाला हमने इसको दिया, ये वाला हमने इसको दिया, ठीक है। तो एक ये क्या हो गया, रिकॉर्ड कंज्यूमिंग हो गया। एक साथ के साथ में क्या कर रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो गया कि मतलब पहले दो उसको, फिर उसके बारे में उसका रिकॉर्ड लिखो, ये सारी चीज़ें क्या है, टाइम की वेस्टिंग होगी ना, तो टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए हम एक्सचेंज जो होते हैं ना वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब करते नहीं है एक्सचेंज को, हम जल्दी से इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सचेंज आर नॉट एज पॉपुलर एज दे यूज्ड टू बी, जैसा कि वो जो होना चाहिए उनका, पर वो यूज़ नहीं होते, क्योंकि उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा ये, इसीलिए इसको हम क्या नहीं करते, ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, ठीक है। ये तो हुई अपनी आज की बात। इसके बाद हम बात करते हैं, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम क्या, टैक्सोनॉमिक कीज। टैक्सोनॉमिक कीज क्या होती है, तो ये टैक्सोनॉमिक कीज जो है वो डिफरेंट स्पीसीज के जो मतलब अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी मतलब जो भी उनके अंदर डिफरेंस पाए जाएंगे ना, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के बीच में जो डिफरेंस पाया जा रहा है उसको हम यूज में लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करने के लिए यूज में ले रहे हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमिक कीज, ठीक है। उनके नोमेनक्लेचर के लिए, उनके प्रॉपर सिस्टमेटिक पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, कीज को यूज में लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, कीज होती क्या है, तो कीज आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जो भी स्पीसीज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमिक कीज। कीज आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स of different species। जो भी डिफरेंट स्पीसीज है उनके क्या करते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है उनको ले लेते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमिक कीज, ठीक है। ये टैक्सोनॉमिक कीज क्या काम में आती है, तो ये सिंपल टूल है किसी भी साइंटिस्ट को अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो काम में आते हैं वैसे वाले सिंपल टूल है। इट्स
simple tool that allows scientists to identify even unknown species. Unknown स्पीसीज, जो भी अननोन स्पीसीज है उसको आइडेंटिफाई करने में जो साइंटिस्ट की हेल्प करती है, ठीक है, उनको अपन क्या बोल देते हैं, टेक्सोनोमिक कीज। ये एक तरह से टूल की तरह काम में आती हैं किसी भी साइंटिस्ट को एक डिफरेंट स्पीसीज या नई स्पीसीज, अननोन स्पीसीज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इन जो कीज है इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, और किसी भी स्पीसीज को प्रॉपर प्लेस पर रख सकते हैं, किसी भी स्पीसीज को प्रॉपर सिस्टमेटिक पोजीशन पर रखने का काम हम कर सकते हैं। तो ये हेल्प करती है किसमें, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कीज, with the help of taxonomic keys, species can be placed proper systematic position, placed in proper systematic position, प्रॉपर सिस्टमेटिक पोजीशन पर हम उसको रख सकते हैं। किसकी हेल्प से, टेक्सोनोमिक की हेल्प से। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्सोनोमिक कीज with the help of taxonomic keys the nomenclature is also done. The nomenclature of species is also डन। और क्या क्या कर सकते हैं हम, टेक्सोनोमिक की क्या होती है, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, किसी भी स्पीसीज के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक कीज, ठीक है। उसके बाद उनका और यूज क्या क्या है टेक्सोनोमिक कीज के, हम क्या क्या यूज ले सकते हैं टेक्सोनोमिक कीज को, तो ये सिंपल टूल होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी साइंटिस्ट को एक अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। जो भी अननोन स्पीसीज होगी उसको आइडेंटिफाई करने में क्या कर रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम टेक्सोनोमिक कीज की हेल्प से, तो टेक्सोनोमिक कीज की हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी स्पीसीज को उसके प्रॉपर प्लेस पर, किसी भी स्पीसीज को एक प्रॉपर प्लेस पर जहां पर उसको होना चाहिए, ठीक है, उस प्रॉपर सिस्टमेटिक पोजीशन पर उसको रख सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को हम एक प्रॉपर सिस्टमेटिक पोजीशन पर भी कैसे रखेंगे, टेक्सोनोमिक कीज की हेल्प से, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो जो नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं ना, ठीक है, उसमें भी हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को ही तो स्टडी करते हैं, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं,
टेक्सोनोमिक कीज, ठीक है। टेक्सोनोमिक कीज और क्या क्या कर सकती है, नोमेनक्लेचर में हेल्प करा सकती है, सिस्टमेटिक पोजीशन पर किसी ऑर्गेनिज्म को रखने में हेल्प करा सकती है, और क्या करा सकती है, उसके आइडेंटिफिकेशन में भी हमें हेल्प करा सकती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। टेक्सोनोमिक कीज जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। उनमें से जो हम पहली टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमिक कीज में से जो हम पहली पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमिक कीज, ठीक है। इसमें से हम जो पहले वाले पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा ले, ये वाला लेते हैं, नहीं ये वाला दिखाई देगा। उसमें से जो हम पहला ले लेते हैं वो ले लेते हैं अपन सर्कुलर टाइप की सर्कुलर की, सर्कुलर टाइप की ले लेते हैं, सर्कुलर की, ठीक है। तो सर्कुलर की जो है उसको हम बना लेते हैं पहले एक बार। सबसे पहले तो जैसे हम एक स्पीसीज मतलब कुछ स्पीसीज को ले लेते हैं, ठीक है। उसमें से हम पहले हम क्या करेंगे, तो ऊपर से दिखने वाले जो भी कैरेक्टर्स है उनको हम देख लेंगे। सबसे पहले ऊपर से दिखने वाले कैरेक्टर्स, जैसे कि एक स्पीसीज ले लिया हमने, और उस इंसेक्ट स्पीसीज का हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, उसके दो कैरेक्टर देखेंगे। एक तो उसके अगर हाइलिन विंग्स हैं, ठीक है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको। जैसे किसी टेक्सोनोमिक कैरेक्टर में हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एक इंसेक्ट का, जैसे क्या है, हाइलिन विंग्स, ठीक है। एक इंसेक्ट है जिसके अंदर कैसे विंग्स पाए जा रहे हैं, हाइलिन विंग्स पाए जा रहे हैं, और दूसरा वाला जो है उसके अंदर पाए जा रहे हैं ओपेक विंग्स। ओपेक विंग्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। एक में पाए जा रहे हैं हाइलिन विंग्स और एक में पाए जा रहे हैं ओपेक विंग्स, ठीक है। अब इनमें जो और दो इंसेक्ट थे उनको हमने डिफरेंशिएट किया कैसे, कि एक के अंदर तो पाए जा रहे थे विंग्स, हाइलिन विंग्स, और दूसरे में पाए जा रहे थे ओपेक विंग्स। हाइलिन विंग्स मतलब जैसे वो वाले विंग्स जो जिनके हम आर पार देख सकते हैं, वो वाले विंग्स को अपन क्या बोलते हैं, हाइलिन विंग्स, ठीक है। उसके बाद जो अगला वाला कैरेक्टर है उसकी बात कर लेते हैं अपन। अगला वाला कैरेक्टर, जैसे एक में तो हमने डिफरेंशिएट कर ही दिया, इसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो दूसरा हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा डिवाइड कर रहे हैं वो ऐसा कि मान लो जो हाइलिन विंग्स जिसके अंदर पाए जा रहे थे उसके अंदर कोस्टल बैंड जो है, विंग्स में कोस्टल बैंड्स जो हैं वो कैसे हैं, डायलेटेड, कोस्टल बैंड डायलेटेड है, कोस्टल बैंड डायलेटेड है, ठीक है। कोस्टल बैंड क्या है, डायलेटेड है। एक ऑर्गेनिज्म तो वो है कि जिसमें कोस्टल बैंड क्या है, डायलेटेड है, और दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म वो वाला है जिसके अंदर क्या है, कोस्टल बैंड नैरो है, कोस्टल बैंड नैरो है, ठीक है।
दो ऑर्गेनिज्म हो गए, एक में इसके भी हाइलाइन विंग्स वाले भी दो हो गए, हम दो करेक्टर देख लिए हमने क्या क्या, एक तो जिसमें कोस्टल बैंड क्या है डायलेटेड और एक जिसमें कोस्टल बैंड क्या है नैरो, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ये ओपेक विंग है, ठीक है, उसके अंदर क्या है विंग्स जो है वो या तो स्ट्रैप्ड होंगे, स्ट्राइटेड होंगे, स्ट्रिप्टेड होंगे, ठीक है। विंग्स क्या है या तो स्ट्रिप्टेड, स्ट्रिप्टेड है, ठीक है, या फिर क्या है या तो स्ट्रिप्टेड विंग्स पाए जा रहे हैं या क्या पाए जा रहे हैं विंग्स रेटिकुलेटेड। विंग्स कैसे हैं रेटिकुलेटेड, ठीक है, रेटिकुलेट विंग्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। दो टाइप के विंग्स हो गए, या तो विंग्स होंगे स्ट्रिप्टेड या तो विंग्स होंगे रेटिकुलेटेड, और इसमें क्या हो गए कोस्टल बैंड नैरो और कोस्टल बैंड डायलेटेड, ठीक है। ये दो टाइप के करेक्टर्स हो गए। इसके बाद हम इसको भी आगे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, जैसे हमने आगे डिवाइड किया इसको, मान लो हाइलाइन विंग्स वाला चल रहा है आगे अभी तक तो, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और जैसे इसका हो गया हमारा 2 पेयर ब्रिस्टल्स पाए जाए, या तो कितने पेयर ब्रिस्टल्स पाए जाए 2 पेयर ब्रिस्टल्स पाए जाए, या अपने 1 पेयर ब्रिस्टल्स पाए जाए। स्कूटेलम पर ब्रिस्टल्स का पाए जाना, ये भी क्या है एक जो हमारा कोस्टल बैंड डायलेटेड है, ठीक है, उसके अंदर क्या पाए जाए या तो 1 पेयर ब्रिस्टल्स या 2 पेयर ब्रिस्टल्स। अगर 1 पेयर ब्रिस्टल पाए जा रहे हैं, 1 पेयर bristles on scutellum, ठीक है। 1 पेयर ब्रिस्टल्स पाए जाए किसके ऊपर, स्कूटेलम के ऊपर, या तो, ठीक है, या क्या पाया जाए 2 पेयर ब्रिस्टल्स पाए जाए कहाँ पर, स्कूटेलम पर, ऑन स्कूटेलम, टू पेयर ब्रिस्टल्स ऑन स्कूटेलम या 1 पेयर ब्रिस्टल्स ऑन स्कूटेलम, ठीक है। अगर कोस्टल बैंड डायलेटेड है तो उसके अंदर ये दो कैरेक्टर और हो सकते हैं, या फिर कोस्टल बैंड क्या हो नैरो, ठीक है। उसके कोस्टल बैंड नैरो वाले में अगर देखें तो थोरेक्सिक रीजन पे अगर मीडियन येलो स्ट्रिप पाई जा रही है, ठीक है, तो एक टाइप का ऑर्गेनिज्म थोरेसिक एक मिनट थोरेक्स विद मीडियन येलो स्ट्रिप, ऐसे लिख देते हैं। थोरेक्स विद मीडियन येलो स्ट्रिप, ठीक है, या तो थोरेक्स पर क्या पाई जाए एक मीडियन येलो स्ट्रिप पाई जाए, या फिर क्या हो थोरेक्स पर कोई भी मीडियन येलो स्ट्रिप नहीं पाई जाए, थोरेक्स विदाउट एन स्ट्रिप। स्ट्रिप, कोई भी स्ट्रिप थोरेक्स के ऊपर नहीं पाई जाए या तो, या कोई एक येलो स्ट्रिप पाई जाए, ठीक है। ये दो कैरेक्टर हो गए। और क्या हो सकता है, जैसे विंग्स जिस स्पीसीज के स्ट्राइटेड है, स्ट्रिप्टेड है, ठीक है, उसमें भी हम दो कैरेक्टर्स और देख सकते हैं, उसमें दो कैरेक्टर्स और देख सकते हैं। दो कैरेक्टर्स और क्या, जैसे दो कैरेक्टर्स और जैसे जैसे हमारा हो गया स्कूटेलम पर 5 ब्लैक स्पॉट्स पाए जाए, या तो स्कूटेलम पर क्या पाए जाए 5 ब्लैक स्पॉट्स,
स्कूटेलम पर क्या पाया जाए तो 5 पेयर ब्लैक स्पॉट्स या फिर 5 पेयर हाइलिन स्पॉट्स पाया जाए, या फिर क्या पाया जाए 5 पेयर स्कूटेलम। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टर हो गए, जैसे विंग्स, एक तो ऑर्गेनिज्म को हमने डिफाइन किया कि विंग्स कैसे हैं, हाइलिन है या ओपेक। ठीक है, उसके बाद ओपेक विंग वाले में विंग्स के ऊपर स्ट्रिप्स पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है, विंग्स पर रेटिकुलेटेड विंग्स है या स्ट्रिप्टेड विंग्स हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रिप्टेड विंग्स हैं तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, फिर हम स्पॉट्स देखेंगे स्कूटेलम के ऊपर कि 5 पेयर ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, 5 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, या 5 पेयर हियालिन स्पॉट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर सॉरी 5 पेयर, सॉरी एक मिनट 5 पेयर ब्लैक स्पॉट और 5 पेयर हियालिन स्पॉट नहीं, 4 ब्लैक स्पॉट्स, या तो 5 ब्लैक स्पॉट पाए जाए या फिर क्या पाए जाए 4 ब्लैक स्पॉट। फोर ब्लैक स्पॉट्स ऑन स्कूटेलम। ठीक है, या तो 5 ब्लैक स्पॉट पाए जाएंगे या 4 ब्लैक स्पॉट पाए जाएंगे, इसके बेसिस पर हम इसकी स्पीसीज को डिफाइन करेंगे। या फिर क्या हो, जैसे विंग्स इसके रेटिकुलेटेड है। ठीक है, रेटिकुलेटेड विंग वाला जो है उसके अंदर हाइलिन स्पॉट्स पाए जाए, या तो 3 पेयर हाइलिन स्पॉट पाए जाए, या फिर क्या हो 5 पेयर हाइलिन स्पॉट्स पाए जाए। तो इस हिसाब से हम स्पीसीज को अलग अलग बता सकते हैं। स्पीसीज अलग अलग कैसे, जैसे बैक्ट्रोसिरा टाउ, अलग अलग स्पीसीज के नाम लिख लेते हैं अपन। जैसे ये वाली जो स्पीसीज है इसको अपन बोलते हैं बी या बैक्ट्रोसिरा टाउ। ठीक है, या ये जो है दूसरी वाली 1 पेयर और ब्रिस्टल वाली, इसको अपन बोलते हैं बैक्ट्रोसिरा कुकुरबिटी। कुकुरबिटी। ठीक है, या जो जैसे ये 5 ब्लैक स्पॉट वाली है, ठीक है 5 ब्लैक स्पॉट, इसको अपन बोल देते हैं क्या एस एक्रोल्यूका। एस एक्रोल्यूका। ठीक है, या जो 4 ब्लैक स्पॉट्स वाली है, ठीक है अपनी जो एक मिनट ऐसे एक्रोल्यूका नहीं, जो 5 ब्लैक स्पॉट वाली है, ठीक है इसको अपन बोल देते हैं अपनी सी वेसुवियाना। सी वासुवियाना। ठीक है, और जो अपनी 3 ब्लैक स्पॉट 4 ब्लैक स्पॉट वाली है, सॉरी इसको अपन बोल देते हैं सी जिजिफी। 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 ठीक है, सी जिजिफी, इसको अपन क्या बोल देते हैं सी जिजिफी। जैसे ये अपना कोस्टल बैंड नैरो वाले थे, ठीक है इसको अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया था, थोरेक्स विद मीडियन स्ट्रिप और थोरेक्स विद येलो मीडियन स्ट्रिप और थोरेक्स विदाउट येलो स्ट्रिप। ठीक है, तो इसमें थोरेक्स विद मीडियन येलो स्ट्रिप वाली जो स्पीसीज है अपनी, उसको अपन बोल देते हैं बी डाइवर्सा या बैक्ट्रोसिरा डाइवर्सा। बैक्ट्रोसिरा डाइवर्सा। और जो अपनी ये वाली है
थोरेक्स विदाउट एनी स्ट्रिप, इसको अपन बोल देते हैं बैक्ट्रोसिरा डोर्सेलिस, बी डोर्सेलिस। बी डोर्सेलिस, ठीक है, बी डोर्सेलिस बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गई, और इसके अलावा अब भी बच गए ये वाले दो स्पीसीज, ये वाली बच गई। इन दो स्पीसीज को अपन क्या क्या बोलते हैं? तो इन दो स्पीसीज में जो 3 स्पोर्ट्स वाली है उसको तो अपन बोल देते हैं टी ज़ैंथोट्राइका, टी ज़ैंथोट्राइका, ज़ैंथोट्राइका, टी ज़ैंथोट्राइका, और जो दूसरी वाली है इसको बोल देते हैं अपन एस एक्रोल्यूका, एस एक्रोल्यूका। ये सारी स्पीसीज थी। कैसे कैसे डिवाइड किया? सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्पीसीज को देखा, मतलब इंसेक्ट की स्पीसीज जो थी, इंसेक्ट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। एक जिनके ऊपर हाइलिन विंग्स पाए जा रहे थे, दूसरा जिनके ऊपर ओपेक विंग पाए जा रहे थे। हाइलिन विंग वो वाले जिनके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है, जो थोड़े से ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, वो वाले तो सारे हो गए हाइलिन विंग्स। और जिनके आर पार नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, वो होते हैं ओपेक विंग्स। तो एक इंसेक्ट वो जिसके अंदर पाया जा रहा है ओपेक विंग, एक इंसेक्ट वो जिनके अंदर पाए जा रहे हैं हाइलिन विंग्स, ठीक है। फिर हमने हाइलिन विंग्स वाले जो हमारे इंसेक्ट है उनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया। किसके आधार पर? कि कोस्टल बैंड जो है, विंग्स के ऊपर जो कोस्टल बैंड्स पाए जा रहे हैं वो नैरो है या डायलेटेड। नैरो अगर बैंड है तो उसको अपन एक में रख देंगे, और अगर डायलेटेड है तो उसको अपन दूसरे में रख देंगे, ठीक है। फिर हमने विंग्स का एक और कैरेक्टर देखा, किसमें? जिनके ओपेक विंग है, ओपेक विंग है उनको हमने देखा, तो हमने देखा कि उसके अंदर विंग्स में या तो कैसे होंगे स्ट्रिप्टेड, या फिर कैसे होंगे रेटिकुलेटेड, ठीक है, या तो रेटिकुलेटेड होंगे या होंगे स्ट्रिप्टेड, ठीक है। उसके बाद जब हम डायलेटेड विंग्स की बात करते हैं, जिनके कोस्टल बैंड क्या है? डायलेटेड, ठीक है, कोस्टल बैंड डायलेटेड है, उनको अगर हम स्कूटेलम को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर ब्रिस्टल्स का नंबर कितना है? या तो 1 पेयर ब्रिस्टल पाए जा रहे हैं उसके ऊपर, या तो 2 पेयर ब्रिस्टल पाए जा रहे हैं। अगर 2 पेयर ब्रिस्टल पाए जा रहे हैं, 2 पेयर ब्रिस्टल पाए जा रहे हैं तो टाउ, 2 से टाउ, बैक्ट्रोसिरा टाउ, 2 पेयर ब्रिस्टल बैक्ट्रोसिरा टाउ, ठीक है। 1 पेयर ब्रिस्टल मतलब बी कुकुरबिट्टी, कुकुरबिट्टी बैक्ट्रोसिरा कुकुरबिट्टी, ठीक है। ये हमारा कोस्टल बैंड डायलेटेड वाला हो गया। फिर कोस्टल बैंड नेरो है, ठीक है, उसका हम क्या देखेंगे कि थोरेक्स रीजन जो है, थोरेक्स रीजन पे स्कूटेलम क्या होता है? स्कूटेलम एक इंसेक्ट है जैसे ये वाला, ठीक है, इसका ये थोरेक्स रीजन, ये एब्डोमेन रीजन, और इसके ऊपर ये विंग्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो थोरेक्स रीजन होता है ना, इसके पीछे की तरफ एक ऐसी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं स्कूटेलम। इसको क्या बोलते हैं हम? स्कूटेलम। इस वाले स्ट्रक्चर को अपन नाम दे देते हैं स्कूटेलम, ठीक है। इस स्कूटेलम पर ब्रिस्टल का नंबर कितना है? 1 पेयर है, 2 पेयर है, उसके आधार पर हम इसको बांट देते हैं, ठीक है। और ये थोरेसिक रीजन में ही पाया जा रहा है, तो थोरेसिक रीजन को ऑब्जर्व करके हमने डिवाइड किया है। इसको भी हम थोरेसिक रीजन को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर इसमें क्या देख रहे हैं हम कि मीडियन येलो स्ट्रिप पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। अगर मीडियन येलो स्ट्रिप पाई जा रही है तो उसको बोल देते हैं बैक्ट्रोसिरा डाइवर्सा। अगर मीडियन येलो स्ट्रिप नहीं पाई जा रही है तो उसको बोल देते हैं बैक्ट्रोसिरा डोर्सेलिस, बैक्ट्रोसिरा डोर्सेलिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ओपेक विंग वाले की। ओपेक विंग में अगर विंग स्ट्रिप्टेड है, ठीक है, और उसके ऊपर 5 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, कहाँ पर? वही स्कूटेलम पर, ये वाला जो रीजन है स्कूटेलम के ऊपर पाए जा रहे हैं, तो उसको अपन बोल देते हैं सी वासुवियाना। और अगर इसके ऊपर 5 ब्लैक स्पॉट ना पाए जाकर कितने पाए जा रहे हैं? ओनली 5 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? सी जिजिफी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी वाली? ओपेक विंग में ही अगर उसके विंग्स जो है रेटिकुलेटेड है, तो उनके अगर थोरेक्सिक रीजन को हम ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर अगर 3 पेयर
3 पेयर हाइलिन स्पोर्ट्स पाए जा रहे हैं तो इसको बोल देते हैं अपन टी ज़ेंथोट्राइका। और अगर 5 पेयर हाइलिन स्पोर्ट्स पाए जा रहे हैं तो इसको बोल देते हैं अपन एस एक्रोल्यूका। जैसे ये सर्कुलर टाइप की जो है हमें जैसे ऑब्जर्व करने के काम में आ रही है, वैसे ही हम किसी भी स्पीसीज को डिवाइड कर सकते हैं। पर एक चीज़ देखना, क्या इसे बनाना आसान काम है क्या? नहीं, आसान काम नहीं होता। ये इसका ड्रॉबैक है क्या कि इसको बनाना आसान नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, इसको हम अगर लेके जाएं और वहाँ पर एक एक कैरेक्टर को देख देख के पहले बनाना स्टार्ट कर दें, वहाँ पे सर्कल बनाना स्टार्ट कर दें, तो बनाना आसान नहीं होता इतना। इससे ज़्यादा आसान दूसरे टाइप की एक और की होती है जिसको अपन बोलते हैं बॉक्स टाइप कीज़, या फिर अपन क्या बोल देते हैं, एक दूसरी एक और होती है इंडेंटेड कीज़। ठीक है, इनको बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। ब्रांचिंग टाइप की, इंडेंटेड की और बॉक्स टाइप कीज़, ये जो कीज़ हैं इनको बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है उल्टा इसके कंपैरिजन में। तो हम उनको ज़्यादा काम में लेते हैं फील्ड में इसको काम में नहीं लेते। फिर इसको किस काम में लेते हैं? समझने में आसानी रहती है इससे। जैसे हमने एक कैरेक्टर ये लिया, एक कैरेक्टर ये लिया, इसको 2 में डिवाइड कर दिया, फिर इसको भी 2 में डिवाइड कर दिया, ये समझने में थोड़ा आसान लगा। समझने के लिए इसको काम में ले सकते हैं। बाकी फील्ड में अगर हम काम में लेना चाहें ना, तो वो यहाँ पर इसको काम में ना लेकर के हम दूसरे वाले जो कीज़ है जैसे इंडेंटेड कीज़, ठीक है, और ब्रांचिंग टाइप कीज़ और बॉक्स टाइप कीज़, उनको अपन काम में लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।